जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जो कि जल्द अनाउंस होने की संभावना है, उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। हमारे ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। पेड क्विज में अगर आपको एडमिशन लेना है, पूरे फुल स्टडी मटेरियल में एडमिशन लेना है, ठीक है, या फिर जो है टेस्ट सीरीज वगैरह में एडमिशन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, 3 नंबर होंगे, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इफेक्टिव सीरीज है, प्लीज़ इसको फॉलो करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि कई सारे शिफ्ट में अब एग्जाम होता है आपका ये, तो कई सारे क्वेश्चंस को देखना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे सफलता दिलाएगी, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। नरसिम्हन समिति 2 बनी थी 1998 में, ठीक है। तो इसके द्वारा कौन सी सिफारिश नहीं दी गई थी? तो बेसिकली बैंकिंग रिफॉर्म से ही ये संबंधित थी। यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये सारे ही थे। और बैंकों के जो नेशनलाइजेशन, जैसे आप ये 70s के टाइम पीरियड में पहली बार देखते हैं, 14 बैंकों का हुआ था, तो यहाँ पे इन्होंने भी आगे राष्ट्रीयकरण की रिकमेंडेशन दी थी, है ना। तो ये भी सही होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि बैंकों का आगे कोई राष्ट्रीयकरण न किया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। अन्य ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार। पेपरलेस बजट, यानी कि पहले जो बजट एक उसमें आता था ना, मतलब ऐसे सूटकेस टाइप का होता था, डिस्प्ले करते थे बजट प्रेजेंट करने से पहले। तो पहली बात यह है कि भारत में बजट नाम का जो वर्ड है मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, ये शायद मैंने आपको पहले बताया होगा, आर्टिकल 112 पढ़िएगा। तो अब इसको डिजिटल रूप में प्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली एक टैबलेट होता है, उसमें ही PDF होती है कह लीजिए, और उसी को वहाँ पे पढ़ करके बताया जाता है। तो कोविड-19 पैंडेमिक जब आया, तो उसके बाद जब हमने ये 2021-22 का बजट पेश हुआ हमारा, है ना, 2021 में, तो ये पहला था डिजिटल बजट। जब वस्तुओं या फिर सेवाओं की कीमतों में लगातार गिरावट शुरू हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपए की है, अब उसका पहले 90 रुपये दाम हुआ, फिर 80 रुपये हुआ, तो इकोनॉमी के रेफरेंस से देखेंगे तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो जब दाम हमारे लगातार बढ़ रहे होते हैं तो वो इन्फ्लेशन होता है ना, मुद्रास्फीति। और जब कम होता है तो डिफ्लेशन होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने से क्या होता है? तो जो कमर्शियल बैंक हैं उनका रेगुलेटर होता है RBI, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, RBI है, अब ये जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको रेगुलेट करता है RBI। तो कई सारे टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, चाहे तो आप लोग डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर होता है, उसी में से बैंक रेट, ठीक, जो यहाँ पे कहा गया। तो बैंक रेट में बेसिकली क्या है, बैंक रेट जब ज़्यादा होगा तो लोन की रेट बेसिकली जो कमर्शियल बैंक को दी जाती है वो वही ज़्यादा होती है। तो जब कहा गया कि बैंक दर की रेट कम करेंगे तो बैंक, कमर्शियल बैंक जो है वो लोन ज़्यादा इजीली ले सकते हैं कम रेट पे। तो उससे क्या होगा, मार्केट में, इकोनॉमी में हमारे जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक। वो पैसा लेगा तो कहीं ना कहीं बैंक वाला इन्वेस्ट करेगा ना उस पर। फिर जैसे बैंक वालों का काम ही होता है कि पैसे को जैसे लोन दे करके इनकम जनरेट करना अपनी, ठीक। तो लिक्विडिटी कुल मिला करके बढ़ेगी मार्केट में। तो फर्स्ट विकल्प ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट से संबंधित कुछ हमारे मोशंस लिखे हुए हैं। तो पूछा गया कि भारत में मंत्री परिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो नो कॉन्फ्रेंस मोशन, ये स्थगन प्रस्ताव या फिर एडजर्नमेंट मोशन जो होता है, ये सब मोस्टली विपक्षी जो हमारा दल होता है संसद में वो रखता है, ठीक है। और अपने जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मान लीजिए विपक्ष ने अभी मोदी सरकार के खिलाफ इसमें लास्ट ईयर ले आया था, तो उसको ही अपने प्रूफ करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत कर सकती है मंत्रिपरिषद, ठीक। इन विकल्पों में से कौन सर्वोच्च संस्था है भारत में? तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ा हमारे है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की उत्पत्ति है सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, है ना, या रिलीजन के बारे में जो चीज़ें हम फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। प्राक्कलन समिति जो संसद की सबसे बड़ी समिति है, ठीक, पहले भी हमने शायद बात की है। तो किस सदन के सदस्यों से इसके मेंबर्स चुने जाते हैं? तो इसमें 30 मेंबर होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय नियंत्रण की बात हो रही है, तो जो भी यहाँ पे हमारी ये कमिटीज लिखी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, है ना, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ये सब जो CAG वगैरह की रिपोर्ट है या जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, है ना। तो ये संसदीय नियंत्रण के माध्यम होते हैं, CAG नहीं है।
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमारे पास मेटल है और उसके ओर है ना, अयस्क, इनकी लिस्टिंग है। तो बाकी तो ठीक है। कॉपर से संबंधित लिखा हुआ है सिनेबार, है ना, ये गलत है। सिनेबार की अगर हम बात करें तो ये हमारा ओर है किसका? मरकरी का। ठीक, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। मीथेन गैस जो CH4 होती है, इसका उत्पादन इसमें से किस क्षेत्र से होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो नेचुरल एक सोर्स है धान के खेत, है ना, जिससे मीथेन उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट है विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसमें एक केमिकल वॉरफेयर एजेंट के रूप में इसको यूज़ किया गया, मस्टर्ड गैस को। तो ये बेसिकली जो है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे इसके एक्सपोजर से जैसे स्किन हमारी प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा उस पर चकत्ते वगैरह पड़ेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना, वो प्रभावित होगा, वो मतलब अंततः आदमी की मृत्यु का कारण बन जाती है। तो काफ़ी ये हार्मफुल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हेन दिस वाज फर्स्ट यूज्ड, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। शहद जो होती है मधुमक्खियों से प्राप्त होती है प्राकृतिक रूप से, तो मेन कंपोनेंट उसका क्या होता है? ठीक, तो फ्रक्टोज, जिसको कि हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ये होता है शहद में लगभग 40%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की होती है। उसके बाद 30% के आसपास ग्लूकोज, और जो रिमेनिंग मात्रा है वो वाटर ही होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो एक फॉर्म ऑफ होता है ग्लूकोज, कह सकते हैं ग्लाइकोजन। ठीक, ऑप्शन डी। जनक याज्ञवल्क्य कथानक निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के रेफरेंस में देखेंगे तो कर्मकांड से संबंधित जो ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन का एक पार्ट है इनका, और इसकी चर्चा लगभग 3 बार मिलती है इसमें। बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन जो सी है। निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों के द्वारा पुरातन इतिहास कहा गया है? तो पुरातन इतिहास की संज्ञा दी जाती है मत्स्य एवं वायु पुराण को। मगध रीजन में कई सारे जो राजवंश यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से इनका शासन काल रहा। तो पूछा गया है कि नंद के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद के बाद जो है मौर्य, मौर्य के बाद शुंग, ठीक, फिर कण्व, ऐसे क्रम होता है। एक क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 kg है, एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेसिकली वेट की बात हो रही है, 60 kg वेट है। वेट की डेफिनेशन ही होती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है कि उसका जो मास है इनटू ग्रेविटी जो लग रही होती है वही वैल्यू होती है वेट। ठीक, अब कहा गया है कि लिफ्ट में अपवर्ड जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल जी भी काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो उसका वेट जो है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, खैर इतने में जाना आपको नहीं है। 60 kg से ज़्यादा वाला ऑप्शन हम चुनेंगे, ऐसे ध्यान रखिएगा। और यहीं पे जैसे इसी का उल्टा भी याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि लिफ्ट जैसे नीचे आ रही हो, है ना, किसी व्यक्ति को मान लीजिए वो 30वें फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे वो आ रहा हो, तो उस समय वेट की स्थिति क्या होगी? तो एक्चुअल वेट मान लीजिए 60 kg है तो उससे कम होगा, है ना। तो कैलकुलेशन हालांकि पूछते भी नहीं है, इसलिए इतना जानिए बस। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रायोजित है? तो 1991 में स्टैब्लिश हुआ था सरस्वती सम्मान, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक, प्रोज या फिर जो पोएट्री वगैरह के लिटरेरी राइटर्स हैं उनको दिया जाता है ये। जितने भी हमारी 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस है 22, उनमें से किसी को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक, तो अब इसी में जैसे बात करें सबसे रिसेंट विनर की, तो 2022 का अवार्ड अभी तक दिया गया है और वो मिला था तमिल राइटर शिव शंकरी को, है ना, इनको ध्यान रखेंगे। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक सेंटेंस है, डिवाइडेड है पार्ट्स में और एरर ढूंढना है। तो इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स, गलत है, शुगर होगा सिंगुलर, है ना, इन हर मिल्क। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, सी पार्ट मतलब। एक ब्लैंक है, इसमें देखते हैं क्या भरना है। द रेन स्टॉप्ड द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे हम अनटिल का यूज़ क्यों करते हैं? सिचुएशन, है ना, के रेफरेंस में यूज़ होता है जिसमें एक सिचुएशन दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे क्या है, जब तक बारिश रुकेगी नहीं तो जो कॉन्सर्ट होना है वो सस्पेंडेड रहेगा, यानी कि रुका हुआ होगा। तो इसी के रेफरेंस में हम यहाँ पे अनटिल यूज़ करेंगे, अनटिल द रेन स्टॉप्ड। और बाकी जैसे अनलेस होता है तो अनलेस एक्सेप्शन के केस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टिल से स्टेटमेंट हमारा स्टार्ट होता नहीं है। वाइल जो है तो ये क्या है कि किसी चीज़ की कंटिन्यूटी को दर्शाता है। ठीक, फिर से एक ब्लैंक है, ऑल्टरनेटिव देखते हैं। द एलिफेंट स्टैम्पीडेड एंड
टोर डैश या ब्लैंक द स्ट्रीट्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हाथी ने क्या किया, भगदड़ मचा दी, ठीक है। उससे क्या हुआ, अब यहाँ पे बेसिकली जो टोर लिखा हुआ है तो टोर के साथ हम यूज़ करते हैं डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब के तरीके यूज़ होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो जब एलिफेंट यानी हाथी ने भगदड़ मचाई तो पूरी गली में जो भी चीज़ें थी सबको तहस नहस किया है, उसने नष्ट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे टोर डाउन, ठीक, ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब एक हमारे पास वर्ड है और सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है, स्कटल। तो देखिए कई मतलब होते हैं इसके। अब इन विकल्पों के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब होगा अंगीठी, है ना। तो जो ब्रेजियर लिखा है ना, इसका मतलब यही होता है। बाकी जैसे स्कटल का एक दूसरा मतलब होता है कि मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि छोटे छोटे कदमों से, है ना, छोटे मतलब छोटे स्टेप के माध्यम से भागना, है ना, एक ये भी मीनिंग होती है। तो फिलहाल यहाँ पे ब्रेजियर को चुनेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लक्वेशियस, ठीक है। सिमिलर इसका यानी सिनोनिम ही बताना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जैसे जो बोलने वाला व्यक्ति हो, यानी कि टॉकेटिव, वाचाल जैसे हिंदी में बोलते हैं ना। अब एंटोनिम बताना है यानी कि ऑपोजिट। वर्ड हमारा है ऑबफस्केट। ऑबफस्केट का मतलब होता है कि जानबूझकर किसी चीज़ को जैसे अस्पष्ट बनाना, है ना, उसको कठिन करना या किसी को उलझन में डालना। तो उसी का ऑपोजिट अब इन विकल्पों में से हो जाएगा क्लैरिफाई, किसी चीज़ को स्पष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। इसका ऑपोजिट यानी एंटोनिम। तो ट्रायम्फ का मतलब होता है कि किसी भी जैसे सफलता का उत्सव मनाना है ना, खुशी मनानी, उल्लास में होना, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन उसी का ऑपोजिट हम इन विकल्पों में हो जाएगा सॉरो यानी कि दुख में होना किसी चीज़ के। ऑल्टरनेटिव ईडियम फ्रेज के लिए चुनना है जो बेस्ट हो, चिकन हार्टेड। इसका मतलब होता है कोई भी जैसे कावर्ड व्यक्ति, है ना। ऑप्शन फर्स्ट। एक पॉपुलर ईडियम है रेड लेटर डे। इसका मीनिंग बताना है। तो कोई भी चीज़ जैसे जिस दिन आपकी नौकरी लग जाए, है ना, तो आपके लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा वो, है ना। तो कोई नोट वर्दी या मेमोरेबल डे, सिग्निफिकेंट डे हो, उसको हम रेड लेटर डे के जो है रूप में समझ सकता है। हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को अब देखेंगे। ओष्ठ ध्वनि नहीं है कौन सी। तो जिन शब्दों के उच्चारण में हमारे जो होठ हैं उनका इस्तेमाल होता है, तो इस वर्ग में देखें अगर हम इन विकल्पों में, तो जैसे प, फ, है ना, और भ, म, ब, ये सब जो है आते हैं। च इसमें ऐड हो जाएगा। च की अगर हम बात करें तो ये कौन सा वर्ड है, तालव्य। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन। तो ये होता है ल, ऑप्शन बी। शोकाकुल में कौन सा समास है, तो ये होता है तत्पुरुष, ऑप्शन फर्स्ट। गौरी शंकर शब्द है, इसमें समास बताना है। तो दोनों यहाँ पे पद प्रधान है ना, तो ये द्वंद्व समास होता है इसमें। वागीश शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका संधि विच्छेद होता है वाक और ईश, तो ये व्यंजन संधि होगी। शब्द है निराकार, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा इसका ये बताना है। तो निधनाकार, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। इसमें संधि कौन सी होगी ये जरा कमेंट करिए। शब्द है तिमिर, इसका विलोम बताना है। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तो प्रकाश के विलोम में आएगा आलोक, है ना, ये हो जाएगा। सामान्य का विलोम, सामान्य मतलब कोई भी, है ना, मामूली सी चीज, तो विशिष्ट होगी, स्पेशल। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं होता है या नहीं है। तो सरिता बेसिकली खुद पर्यायवाची किसका है, नदी का। तो नदी में तटिनी, निम्ना, तरंगिणी ये सब आ जाएगा। त्रिपतगा जो है ये गंगा का पर्याय है। गंगा जो अपने आप एक नदी है, तो उस नाम के पर्यायवाची है, ठीक। इसमें अशुद्ध वर्तनी हमें बतानी है, तो बेसिकली जागृत लिखा जाता है, ठीक है। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है, उसे क्या कह सकते हैं। तो पहले जैसे हम कंप्यूटर के इनिशियल डेज में लो लेवल लैंग्वेजेस, है ना, ये सब के साथ कोडिंग करते थे, तो इसी के आगे फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें क्या होता है कि जैसे सामान्य जैसे इंग्लिश को हम ले लें, ठीक है, तो कुछ उसी के ग्रामर से मिलते जुलते रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने में इन लैंग्वेजेस में, जैसे कि जावा वगैरह हो गया, इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही थी, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया कि जावा क्या है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी आजकल काफ़ी वाइडली यूज़ होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है ये। फोर्ट्रॉन कंप्यूटर के रेफरेंस में क्या होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन, है ना, या फार्मूला ट्रांसलेटर कह सकते हैं।
एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हम कोई कोडिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाते हैं तो क्या है, तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। ठीक, कोई भी सॉफ्टवेयर या जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है वो यही तो करता है ना, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम उसको दे दिए तो अब वो उसी पैटर्न पे काम करेगा। अगला है कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग कोई भी निष्पादित करता है। तो कंप्यूटर कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करता है, क्रम होता है ये फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, है ना। जैसे हमारे मेमोरी में सपोज किसी सॉफ्टवेयर के रेफरेंस में बात करें तो मेमोरी में जो हमारे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्ड है उसको पहले फेच करेगा, है ना, फिर वो डिटरमाइन करेगा, है ना, कंप्यूटर की हमें कौन सा एक्शन जो है ये परफॉर्म करना है, यानी वो डिकोड हो गया। और फिर जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो पर्टिकुलर एक्शन उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए। निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है। तो डेटाबेस जो भी है हमारे सेट ऑफ डेटा यूजर्स के, उसके एक कह लीजिए सॉफ्टवेयर का रूप है, पैराडॉक्स इसका नाम है ना। और ये कोरल कॉरपोरेशन खैर इसकी कंपनी का ओनर है। लिंकर क्या होता है ये बताना है। तो सॉफ्टवेयर टूल ही कह सकते हैं इसे हम, जैसे कि बेसिकली ये जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में एक तरीके से कंबाइन करता है। उसको क्या कहा जाता है, जिसमें किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों को एक के बाद एक लिखा जाता है। हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं, है ना, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से, और उसी की कोडिंग होती है बाद में जो हमारे किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट। फ्लो चार्ट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो फ्लो चार्ट। ऑप्शन फर्स्ट, है ना। ऐसे कुछ हमारे बॉक्सेस होते हैं और कुछ ये बहुत डिटेल होता है, चाहे तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये होता है हमारा पिक्टोरल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है सारे क्वेश्चंस। प्लीज़ आप देखें, और हमारे ग्रुप्स में एडमिशन लेना चाहें अपनी पूरी तैयारी के लिए तो निश्चिंत होकर के कॉल करें हमें, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है, और इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।